बात आज की चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम सीधी बात करते हैं, सीधे सीधे मुद्दों पर बात करते हैं, सीधे तर्क देते हैं, सीधे जवाब मांगते हैं, सीधे सवाल करते हैं और वो सारे सवाल वो होते हैं जो आपके जहन में चले हुए आते हैं। मुद्दा भी वही होता है जो आपका अपना होता है। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूँ वो मुद्दा है राजनीति में परिवारवाद। जी हाँ, यह मुद्दा इतना आधुनिक है और समकालीन है कि आप पूछो मत। चुनाव सर पर हैं, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव हो रहे हैं। पहले दोस्तों राजा जो हुआ करता था वो पेट से पैदा होता था और वो राजतंत्र कहलाता था। बाद में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के अंदर राजा लोग जो थे वो पेटी से पैदा होने लगे, यानी मत पेटी से पैदा होने लगे। बाद में स्थिति आई कि अब मशीनों से राजा पैदा हो रहे हैं, लेकिन राजा पैदा होने का तौर तरीका भले ही बदल गया, चाल चलन भले ही बदल गया, लेकिन चेहरा चरित्र और नीयत वही की वही है। कैसे है वह नई की नई नीयत, इस पर बात करने के लिए मैंने हमारे विशेषज्ञ मित्र जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विश्लेषक भी हैं, ओम माथुर, मैंने उन्हें आपकी अदालत में आमंत्रित किया है। आप आए, आपका ओम माथुर बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँगा कि हम इस मुद्दे पर फिर से एक बार बात करें कि राजनीति में परिवारवाद किस तरीके से जहर घोल रहा है, जहर घोल रहा है या अमृत घोल रहा है, या प्रजातंत्र के लिए घातक है, अभिशाप है या नहीं है। देखिए सुरेंद्र जी, राजनीति का जो परिवारीकरण हो रहा है, मैं तो कहूँगा वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। पहले हमने राजतंत्र देखा, उसके बाद लोकतंत्र लाया। लोकतंत्र का मतलब होता है सबको समान अवसर देना जी। और हमारे देश की तो अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे समाज का, पूरे विश्व कल्याण हो। लेकिन वंशवाद और परिवारवाद ने एक परिवार का कल्याण करना शुरू कर दिया, राजनीति में खास तौर पे जी। अपन बड़ी बात तो अगर अभी राजस्थान में सिर्फ 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं जी। आप देखिए इसमें 5 में परिवारवाद की छाया साफ झलक रही है। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा ने अपने छोटे भाई टिकट दिला दिया, उनका भतीजा पहले से महुआ से विधायक है। सलूम्बर से भारतीय जनता पार्टी की जिनकी डेथ हुई थी उम्मीदवार की, उनकी पत्नी मैदान में है। खींवसर में जो हनुमान बेनीवाल पूरे को कोसते थे दूसरी पार्टियों को परिवारवाद को लेकर, उनकी पत्नी मैदान में है। झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला मैदान में। इस तरह से आप देखिए, आप लक्ष्मण वहाँ अपने रामगढ़ में, आर्यन मैदान में जुबेर खान, यानी कि आप देखिए कि अब झुंझुनू में चाहे पिछले 40 से 45 साल से ओला परिवार का कब्जा है। अब आप देखिए वहां के कार्यकर्ता की स्थिति क्या होगी। इसी तरह से जो ये परिवार, और सबसे बड़ा संकट क्या सुरेंद्र जी, कांग्रेस तो परिवारवाद की पोषक रही है, पालक रही है, सिरमौर रही है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियां तो परिवारवाद पर ही चल रही है जी। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा थी, लोगों को उम्मीद थी कि वो परिवारवाद से दूर रहेगी, वो राजनीति का शुद्धिकरण करेगी परिवारवाद से, वो भी इसमें शामिल हो गई है। देखिए ओम जी, मैं बताऊं आपको कि जब ये अपने मोदी जी जब शुरू के अंदर सत्ता में आए थे, या आप कहिएगा अमित शाह जो हैं वो बहुत अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, वो भी जब मैदान में आए थे तो उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ खुलकर नारा दिया था और ये कहा था कि हम इस परिवारवाद को नष्ट करेंगे। और कांग्रेस पर आक्रमण करने के पीछे उनके तर्क और तलवार भी यही हुआ करते थे, वंशवाद के हम पोषक नहीं हैं। और अब आप बता रहे हैं जैसा कि, और ये सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद की डगर पर चल निकली है और इससे लोकतंत्र की हत्या होने की पूरी संभावना है। अभी जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जी, परिवारवाद और जातिवाद राजनीति बहुत बड़ी बुराई है जी। और उन्होंने आह्वान किया था कि कम से कम 1 लाख ऐसे युवा राजनीति में आए जो किसी परिवार से जुड़े हुए ना हो। मजे की बात है, उसके बाद फिर चुनाव हुए, उसके पहले भी चुनाव हुए, लेकिन ऐसा कोई युवा आगे नहीं आया जो राजनीतिक परिवार से ना जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात सुरेंद्र जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने परिवार और वंशवाद को अलग अलग कर दिया और एक नई परिभाषा पैदा कर दी वंशवाद की। उनका भारतीय जनता पार्टी का मानना है वंशवाद वो है जो किसी पार्टी को वंश चलाता है, जो उसके सारे फैसले करता है और जो जिसके आने वाली पीढ़ी विधायक सांसद बनती है। वो इसलिए केवल कांग्रेस को मानती है वंशवाद का प्रतीक, वो समाजवादी पार्टी मानती है, वो आरजेडी को मानती है, वो इन सब रीजनल पार्टी, लेकिन खुद वंशवाद इसलिए नहीं मानती परिवारवाद कि हमारी पार्टी को जो चला रहा है, जो उसका अध्यक्ष है या जो उसकी नीति फैसले लेने की संस्था है, वो परिवार से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन कैसा अजीब सा तर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जिनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी राजनीति में है, बिल्कुल है, जिनके पोते तक राजनीति में आ गए। मतलब आप पहले तो केवल बेटे और बेटी तक बात चलती थी, अब तो बेटे बेटी, बहू, चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब हर स्थिति में कोई सी भी पार्टी हो, एक की बात नहीं है,
अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। मतलब आम कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए, नारे लगाने के लिए, मतदान केंद्र के बाद टेबल में बैठने के लिए, आम समय भीड़ जुटाने के लिए रह गया बेचारा। जब भी टिकट का अवसर मिलता है, परिवारवाद, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा भाई। तो ये जो स्थिति बन रही है राजनीति में, ये बहुत खतरनाक स्थिति, और ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवार देश की पूरी राजनीति को अपने कब्जे में ले रहे हैं। हाँ। और ये एक तरह से राजतंत्र के स्वरूप है। हाँ। अच्छा ओम जी, एक बड़ी बात है, जब अपन बात कर रहे हैं तो एक विचार मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा उसके, कि जैसे पूंजीवाद है, पूंजीवाद के अंदर जो पूंजीवादी परंपरा के लोग हैं, टाटा का बिड़ला टाटा होगा, बिड़ला का लड़का बिड़ला होगा, इस तरीके से जो वंश, मतलब उसमें भी परिवारवाद है कि एक परिवार पूरा अंबानी जी का है तो अंबानी जी के पूरे बेटे भी होंगे, पोते भी होंगे, ये होंगे। फिल्मों में भी यही चल रहा है परिवारवाद कि भाई फलाना आदमी हीरो है, उसका नायक जो होगा अमिताभ बच्चन का लड़का है, वो भी फिल्मों में आएगा, फिर उसका बच्ची भी फिल्मों में आएगी, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की भी आएगी, मतलब अपने परिवार। तो ये परिवारवाद सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, परिवारवाद हर जगह पर पनप रहा है और ये लोकतंत्र के लिए घातक है। बाकी जो लोग आप जब करते हैं कि हर आदमी की आंख में सपना होता है कि मैं कभी विधायक बनूंगा, मैं कभी सांसद बनूंगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस भारत में जन्म लेने के बाद में आदमी सिर्फ छोटी छोटी रेवड़ियों को बांट के खाने में ही लगा रहेगा, और वंश का जो बेल है, वंश बेल, जिसे मैं अमर बेल कहता हूँ राजनीति की, वो अमर बेल हावी रहेगी। लेकिन इसमें सुरेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बदलाव मानिए आप। जैसे आपने बताया, फिल्मों के बच्चा फिल्मों में आता है, उद्योगपति का बेटा उद्योग पर आता है, राजनीति की कुतर्क देते भी हैं। हाँ। कि जब आईएएस के बेटा आईएएस बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो हमारा बेटा राजनीति क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन सवाल यह है सुरेंद्र जी, डॉक्टर बनना है तो आपको मिनिमम एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करनी पड़ेगी, आपको अगर अफसर बनना है तो यूपीएससी आरपीएससी क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन राजनीति में योग्यता क्या है? कोई न्यूनतम योग्यता नहीं, शैक्षणिक की कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई उम्र की सीमा नहीं है, आप बताइए, कोई रिटायरमेंट नहीं है। आज सरकारी दफ्तर में आपको चपरासी बनना है या बाबू बनना है तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। राजनीति में हमने गोलमा देवी को भी देखा है, हमने राबड़ी देवी को भी देखा है, जो अंगूठा लगाते थे, मुख्यमंत्री बनी, मंत्री बनी, और पिछले लोकसभा में ऐसी 82 महिलाएं थी जिनका परिवार से सीधा संबंध था राजनीति के अंदर। तो ये जो महिला आरक्षण और महिलाओं को आगे राजनीति लाने का चला, इससे भी परिवार बढ़ा है बहुत ज्यादा। तो ये तो मैं कुतर्क मान, आज उद्योगपति का कह रहा अंबानी का बेटा, तो अंबानी का बेटा पहले लंदन पढ़ के आता है, वो उच्च शिक्षा लेके आता है उस क्षेत्र की, व्यवसाय के क्षेत्र की। डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी करने पढ़ के आता है, या जब आपने फिल्म के लिए कहा तो फिल्म के लिए अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है अपने बच्चे को तो उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। राजनीति में इन्वेस्टमेंट क्या है बताइए मेरे को? कोई नहीं। आप सांसद है, आपका बेटा सांसद बन गया, वो नहीं रहा, उसका बेटा विधायक बन गया, तो ये बहुत बड़ा कुतर्क है जो अक्सर राजनीतिक देते हैं। लेकिन मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। राजनीति का मतलब है खुला मैदान, जो योग्य हो वो आ गया है। जो समाजवादी नेता थे, राम मनोहर लोहिया, जिनके नाम पे लालू यादव और नीतीश कुमार सब राजनीति करते हैं, उन्होंने साफ कहा था कि राजनीति में योग्य व्यक्ति को आगे लाया जाए, उसमें परिवार का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप देखिए लालू यादव के, मुलायम सिंह यादव का, वो जानकारी दूं, 5 जो अखिलेश यादव उनकी पत्नी सहित 5 लोग अभी सांसद बने 2024 में, एक परिवार के 5 लोग बिल्कुल है। लालू प्रसाद के बेटे विधायक, एक बेटी सांसद, एक बेटा मंत्री। तो ये जो मेरा मतलब कहने का ये आशीष सुरेंद्र जी, गरीब, दलित, पिछड़ा, जिनके नाम पे राजनीति करते हैं, जो गरीब होते हैं मूल रूप से, इनको आगे बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये उनको तो आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये खुद के परिवार का कल्याण कर लेते हैं साड़ के अंदर पूरे का पूरा। मतलब वो तो दलित, पिछड़ा, गरीब ही रहता है, ये आगे निकल जाते हैं, उनके परिवार वो इस तरह पहुंच जाते हैं, या कहते हैं क्रीमी लेयर आ जाती है। आपको याद होगा मीणा जी का बयान बहुत लोग, हाँ अभी बहुत लोकप्रिय हुआ था कि अगर मैंने लाभ ले लिया तो दूसरों को लाभ। लेकिन आप देखिए, हाँ, वो लाभ लेने के बाद उन्होंने बेटे को, भाई को टिकट ले क्या क्या नहीं किया राजस्थान में, हाँ, सरकार को कितना परेशान किया। तो ये राजनीति में ये कहना कि उसका बेटा अफसर का बेटा अफसर बनता है, मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। तो अब राजनीति के अंदर कोई योग्यता न होते हुए भी जनता का जो वो है समर्थन, वो तो उनको मिलता है, जीतते ही है ना। अगर मान लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का अगर वंश अगर नहीं आता तो बीजेपी का आता, तो दोनों की तरफ से वंश है, तो दोनों की तरफ वंश है, फिर पब्लिक जो है उनको जिताती क्यों है, उनको अवॉइड क्यों नहीं करती है? एक सवाल उठता है कि पब्लिक का समर्थन कैसे हो जाता है? इसमें सुरेंद्र जी, एक तो होता है विचारधारा, एक तो आप मानिए हर राजनीतिक विचारधारा के वोट बैंक, अपन जैसे वोट बैंक कहते हैं कि साहब ये हमारा वोट बैंक है, विचारधारा प्रभावित नहीं होती है उम्मीदवार से। दूसरी बात ये होती है कि जब मेरे पास विकल्प नहीं है तो मैं क्या करूंगा। अब आपने अगर दोनों परिवार से टिकट दे दिए, विकल्प नहीं बचता तो मजबूरी में आदमी वोट उनको डाल के आता है। इसका एक विकल्प मैं बता सकता हूँ, नोटा है। जैसे आप बताइए, नोटा को प्रभावी बनाया जाए। अगर ये तय कर दिया जाए कि नोटा के वोट उम्मीदवारों से ज्यादा होंगे तो वहाँ चुनाव वापस होएगा।
या राइट ऑफ रिकॉल शुरू किया जाए हमारे लोकतंत्र के अंदर कि अगर हमें हमारा उम्मीदवार पसंद है तो वापस बुला लें, तो उसका बहुत फर्क पड़ सकता है। पर ये राजनीतिज्ञ नहीं करेंगे क्योंकि उनके पक्ष की बात नहीं है, उनके खिलाफ की बात है। आप देखिए नोटा को कई जगह बहुत ज्यादा आपने देखा कई चुनाव में नोटा जो होता है वो जीत हार के उम्मीदवार की जो अंतर होता है उससे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है लोग राजनीतिक प्रक्रिया से परिवार से परेशान तो हैं, पर विकल्प के अभाव में अब आप देखिए मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने 35 राजनीतिक परिवार के उम्मीदवार उतारे मैदान में, जिसमें 18 जीते। भाजपा ने 23 उतारे, जिसमें से 12 जीते। बीजेपी ने 4 उतारे। इस तरह आप देखिए कि हर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और जीते, और हर पार्टी एक दूसरे को कोसती मंच पे कि ये परिवार फैला रहे हैं। इसका मतलब कि ऐसा लगता है कि पार्टियां आपस में भी तय कर चुकी है हमें तो अपना परिवार को आगे बढ़ाना है, कार्यकर्ता गए भाड़ में। कार्यकर्ता का काम सिर्फ चुनाव में लेना है या फिर उसको ये आश्वासन देना या ये लालच देना कि तेरे को हम दूसरे राजनीतिक लाभ पहुंचाएंगे, उसमें लेके खुद। लेकिन जो बड़े पद हैं जैसे सांसद है, विधायक है, इन पदों पर परिवार के लोग ही आएंगे। अच्छा, वंशवाद में जातिवाद का कितना योगदान है ओम जी? जातिवाद का योगदान वंशवाद में बहुत ज्यादा है। ये मेरा तो मानना है परिवारवाद और जातिवाद राजनीतिक दो आधुनिक जहर है आज की तारीख में, जो इस देश को बर्बाद कर देंगे। आप देखिए हर पार्टी या तो परिवार को टिकट देती या फिर सोशल इंजीनियरिंग, एक नया शब्द याद हुआ हमारे देश के अंदर, उसके नाम पे टिकट बांटती है। आप मुझे बताइए, पहले तो हम ये करते थे कि इतने मतदाता मीणा जाति के, इतने गुर्जर हैं, अब तो हम मंत्रिमंडल की जब विश्लेषण करते तो भी देखते हैं उसके अंदर कि मंत्रिमंडल 2 गुर्जर हैं, 3 जाट हैं, 2 वैश्य हैं, 1 कायस्थ। तो ये इस तरह से सामाजिक संतुलन बनाने के लिए उसको हमने सोशल इंजीनियरिंग बताया कि वो केवल पार्टियों के हित की बात है। तो ये 2 चीजें, जो परिवारवाद और जो जातिवाद है, ये राजनीति को खत्म करने की साजिश है और कुछ परिवारों के कब्जे में राजनीति करने की। आप देखिए जातिवाद का असर इससे अंदाजा लगे सुरेंद्र जी, सामान्य सीट पर हम SC/ST को टिकट दे रहे हैं आज की तारीख में। ये सामान्य वर्ग वैसे बहुत उपेक्षित है राजनीति, मेरा ऐसा मानना है। सामान्य वर्ग राजनीति में उसमें भी आप सामान्य सीट पर भी उसको टिकट दे रहे हो। आप कलंक है जिनके लिए ऑलरेडी रिजर्व सीटें हैं, आप उनको भी टिकट दे रहे हो वहां पे, और कुछ टिकटें जातिवाद के नाम पर आरक्षित हो जाती है, अनावश्यक अघोषित। वहां उसी को टिकट मिलना है कि साहब ये यहाँ से हमेशा गुजर जीत रहा है, यहाँ से हमेशा जाट, तो वही टिकट। ये कौन सा तरीका है? दूसरे मतदाता क्या करें? तो ये इस बारे में सभी पार्टियों को सोचना चाहिए, खासतौर पर मतदाताओं को सोचना चाहिए कि परिवारवाद राजनीति करने वालों को एक बार सबक सिखाएं वो लोग। लेकिन उसके लिए राजनीतिक जागृति की जरूरत है, और वो हमारे देश में दुर्भाग्य से अभी आ नहीं पाई है। राजनीति के अंदर राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक और सामाजिक संरचना के लिए जागृति की जरूरत है, ये बताया ओम माथुर ने। ओम माथुर ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई, और ये सच बात है कि यही वंशवाद, यही जातिवाद, यही जो वाद चल रहे हैं, वही जो वाद हैं वो राजनीति को नहीं, देश को खोखला कर रहे हैं, देश के संविधान को खोखला कर रहे हैं। और यही वजह है कि राजनीति को कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ स्ट्रोंडल्स, यानी कि राजनीति गुंडों का खेल है। तो राजनीति गुंडों का खेल नहीं है, लेकिन गुंडों का खेल बन जाता है जब एक पूरी वंश अमरवेल की तरह से किसी संविधान के पेड़ पर, वट वृक्ष पर छा जाती है और उस पेड़ को खोखला कर देती है। आज के लिए इतना ही। आज आपने कार्यक्रम सुना, आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो हमारे कार्यक्रम को देखना ना भूलें, और आगे हमें राय दें कि इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। आभार। आप आए ओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।